साथियों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। एडीओ परीक्षा में करीब 2 महीने का समय बचा हुआ है एंड वी विल टॉक अबाउट दैट। टेलीग्राम पे आपको इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया गया है। पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम मेनली आपको बताएंगे कि जो स्टूडेंट्स अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो किन बुक्स को पढ़कर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या फिर अन्य कोई अगर रिसोर्स को जहां रेफ़र करने की ज़रूरत है तो वो कौन सी रिसोर्स को रेफ़र कर सकते हैं, पैटर्न क्या है। वैसे मोस्टली लोग आप में से परिचित हैं, बट चूंकि एग्जामिनेशन का नेचर ऐसा है कि नया है। और एक और चीज़ पे हम बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते रहते हैं कि जैसे कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है 71st का, तो वैसे सिचुएशन में वेदर आई शुड गो फॉर एडीओ और नॉट, क्या हमें कुछ टाइम एलोकेट करना चाहिए। आई विल टॉक अबाउट दैट। पहले इसी पे बात कर लेते हैं। देखो, आप प्लानिंग अच्छे से करो। प्लानिंग ये है कि अगर सपोज करो कि आपके लाइफ में अभी कोई आपके हाथ में कोई सर्विस नहीं है, इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि आपको सिर्फ बीपीएससी 71st के मेंस के भरोसे बैठना और एडीओ को छोड़ देना, इट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन, इट इज़ नॉट अ वाइज कॉल। आपको करना क्या चाहिए कि आपको प्लानिंग करनी होगी। लेट मी टॉक अबाउट। देखो, आपको इस पे ध्यान देना होगा कि थोड़ी प्लानिंग एस्पेक्ट पे आप ध्यान दो। प्लानिंग में ये करो कि अपने टाइम को डिवाइड कर लो। जैसे सपोज करो कि अभी ईपीएफओ का एग्जाम है। देखो, मेरा अगर पर्सनली आप मुझसे पूछोगे, आई हैव बिन पार्ट ऑफ ईपीएफओ, सो आई वुड सजेस्ट कि आपको प्रायोरिटी पे, एकदम प्रायोरिटी पे अभी इस एग्जामिनेशन को रखना चाहिए। नाउ व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज अगर आप देखेंगे, देखो अगर इन तीनों एग्जामिनेशन 71st, एईडीओ और ईपीएफओ की बात करें तो यहाँ पे हम 71st लिख लेते हैं। तो अगर इसमें आपको अगर पद डीएसपी का मिलता है, एसडीओ का मिलता है, या फिर अन्य जैसे एजुकेशन सर्विस में आप जाते हैं, बिहार एजुकेशन सर्विस, इस तरह के अगर पद मिलते हैं तो डेफिनेटली प्रायोरिटी शुड गो, यहाँ पे आपको प्रायोरिटी देना चाहिए। यू शुड प्रायोरिटाइज इट। बट अगर आपको लगता है कि ये पद अगर नहीं मिलते हैं और इनमें से अगर आप जाना है तो एपीएफसी तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है, मतलब आप इसको कंसीडर कर सकते हो। बट आई वुड से कि डीवाईएसपी और एसडीओ को आप ऊपर रखना, ठीक है। मतलब आपका प्रायोरिटी मैं बता दे रहा हूं कि कैसे होना चाहिए और कैसे लोग रखते हैं, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूं। उसके बाद आप एपीएफसी को रखोगे, फिर एओ ईओ को रखोगे और उसके बाद आप एईडीओ को रखोगे। बट ये तो हुआ प्रायोरिटी। बट कई बार ये होता है ना कि किस एग्जामिनेशन को हम कितना जल्दी क्रैक कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हमारे पास कोई सर्विस अभी करंट में है ही नहीं, तो इन दैट सिचुएशन क्या हमें सिर्फ 71st बीपीएससी पे रिलाई करना चाहिए? माय सिंपल सजेशन इज नो, दिस इज नॉट अ वाइज कॉल। आपको करना ये चाहिए कि देखो, 71st जो है ना वो मार्च अप्रैल कह रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मतलब या तो मार्च एंड में होगा या अप्रैल शुरुआत में होगा या अप्रैल में होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि इसमें आपके पास बहुत अभी टाइम मिला हुआ है। थोड़ा सा आप फोकस कर लो अभी ईपीएफओ पे और उसके बाद आप फोकस कर लो एईडीओ पे। और जहां तक इसका सवाल है तो मैं कहूंगा कि इसको 2-2 घंटे का भी अगर आप टाइम देते हैं, 3 घंटे का भी टाइम देते हैं अभी से, तो मोर देन एनफ है, अगर आपके हाथ में कोई सर्विस नहीं है तो इन दैट सिचुएशन। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको जो है सिर्फ बीपीएससी में अगर एसडीओ या डीवाईएसपी का पोस्ट चाहिए, इस तरह के पोस्ट चाहिए, तब तो बात ही अलग है। देन यू शुड फुल्ली डिवोट फॉर दिस प्रिपरेशन। नाउ दिस वाज अबाउट प्लानिंग। नाउ इफ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एईडीओ। तो देखो, एईडीओ में ना सबसे बड़ी बात है, व्हाई आई एम सेइंग सो, कि आपको इस पे फोकस करना चाहिए क्योंकि 935 वैकेंसीज है एंड दिस इज अ रेयर अपॉर्चुनिटी। आई डोंट थिंक सो कि यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू विल फाइंड 935 सीट्स अगेन। क्योंकि देखो, कितने समय से हल्ला था ना कि बीईओ का पोस्ट बीपीएससी में जुड़ने वाला है, और बीईओ की पोस्ट नहीं जुड़ी। बीपीएससी ने अलग से एक वैकेंसी निकाली क्योंकि लेवल 5 को जोड़ना हो सकता है बीपीएससी के लिए अभी कठिन रहा होगा। बट आपको ये चीज़ें सिर्फ लेवल से नहीं देखनी चाहिए। अगर आप नेचर ऑफ जॉब देखोगे तो बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि बीपीएससी में जो टीआरई के थ्रू जो लोग टीचर जाते हैं तो उनमें कितना क्रेज है, मतलब इन आवर सोसाइटी। तो अगर आप बीईओ बनते हैं, मतलब एईडीओ बनते हैं, ऑफ कोर्स सेम ही है। मोस्टली ये जो अभी पोस्ट है ना बिहार में, आप देखेंगे कहीं भी तो
मोस्टली ये पोस्ट जितनी भी स्कूल के हेडमास्टर्स होते हैं ना बिहार में, तो वही लोग इस पोस्ट पे अभी हैं। और आने वाले समय में जब इनकी वैकेंसी जब ये फील हो जाएंगी तो उनको हटा करके और जो बच्चे अभी सेलेक्ट होंगे तो उनको रखा जाएगा, क्योंकि स्पेशली इसी के लिए भर्ती की गई है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 935 सीट्स नहीं मिलेगा। तो जिनके पास कोई भी सर्विस नहीं है, एक ही लेवल का एग्ज़ाम है और एक एमसीक्यू का एग्ज़ाम है, कोई मेंस का झंझट नहीं है, कोई इंटरव्यू का झंझट नहीं है। 1/3 नेगेटिव है, एक प्रश्न 1 मार्क का होगा, सारे ही तीनों ही पेपर्स में। तीनों ही पेपर्स 2 घंटे के होंगे और तीनों ही पेपर्स में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हर पेपर, 2 घंटा, 1/3 नेगेटिव और 1 मार्क ईच। कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई मेंस नहीं है, इसका झंझट नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आपको इसकी प्रिपरेशन में लगना चाहिए। और जनवरी में सबसे बड़ी बात है कि एग्जामिनेशन है, 2 महीने का ही समय है। मैं आपको बुक्स बता देता हूँ कि अगर आप कहीं भी कुछ नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हैं। देखो, हिंदी और इंग्लिश के लिए आप चाहें तो हिंदी और इंग्लिश के जैसे जो सामान्य हिंदी है तो इसके लिए आपको लूसेंट का किताब आता है, आप उससे पढ़ सकते हैं। बट रेलेवेंट चैप्टर्स पढ़िएगा, मतलब पूरा अगर उसमें घुसेंगे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और जनरल इंग्लिश के लिए तो हमने ही प्रोवाइड कर दिया है और हम कोशिश करेंगे जनरल इंग्लिश को जो है अपने मेन टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कर दें, तो आप यहाँ से कर लोगे। देखो 30 मार्क्स का तो है, बेसिक ग्रामर है, उसमें 9 नंबर लाना है और 70 मार्क्स का हिंदी है जिसमें 21 नंबर कम से कम लाना है। क्वालिफाइंग है, आपका जब मेरिट बनेगा 935 सीटों के लिए तो ये मार्क्स इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। नाउ अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपना जो पेपर 1 है और ये अपना पेपर 2 है और अपना पेपर 3, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जनरल स्टडीज़ देखो, इसमें बहुत ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंक्लूड कर लिया है। जैसे आप जनरल साइंस पढ़ेंगे तो आप इसमें अगर किसी का कोई मटेरियल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप लूसेंट प्लस घटना चक्र आप पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो देखो, करंट अफेयर्स के लिए तो मैं कुछ भी नहीं सजेस्ट करूंगा, बिकॉज आई पर्सनली फील कि इसमें मैं बहुत टाइम इन्वेस्ट किया हूं और आप इसको इतना बढ़िया रिसोर्स शायद मार्केट में मिले। तो आप हमारी करंट अफेयर्स जो हमने 71st बीपीएससी के लिए प्रिपेयर किया था, कोई देखो प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको रेफर करो, उसमें क्या बदल जाएगा तो आप उसको पढ़ सकते हो। कई लोगों को लगेगा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आपको क्या ज़्यादा हो रहा है, कुछ ही घंटों की क्लासेस होती है, आप उसमें अगर रिवाइज कर लेते हो, आपको एक जगह सारी चीज़ें मिल गई हैं तो आप इजीली कर सकते हो। और बीपीएससी क्या है ना कि 2 साल पीछे भी चला जा रहा है, 2 years बैक। तो वैसे सिचुएशन में यू कांट से कि सब लोग अगर 6 महीने का पढ़ रहे हैं, 8 महीने का पढ़ रहे हैं, अगर आप 2 साल का आप अपने आप को उस तरह करके जाओ कि कोई टक्कर में हो ही नहीं, मतलब कि मेरा तो हो ही रहा है, मतलब ये कॉन्फिडेंस लेवल आ जाना चाहिए। नाउ हिस्ट्री के लिए देखो, आप एनसीईआरटी जो ओल्ड एनसीईआरटी है आप उसको रेफर कर लीजिए, या तमिलनाडु पब्लिकेशन की बुक आती है, और मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम को पढ़ लीजिए। और अगर टाइम नहीं है तो इसकी जो समरी दी हुई होती है और जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप उसको खासकर फोकस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि गवर्नर जनरल का है, वायसराय वाला चैप्टर है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, जितनी और भी मूवमेंट्स हैं जैसे कि अगर ट्राइबल है, वर्कर मूवमेंट है, या जो गांधीयन फेज है तो इन पे थोड़ा फोकस ज़्यादा रखेंगे, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट होता है आप उस पर फोकस कर लेंगे। जैसे जितनी भी 1773 से लेकर 1947 तक जितने भी एक्ट्स आए तो इन सब पे जरूर सवाल बनते हैं, तो इन पे आप थोड़ा सा फोकस रखेंगे। रिवोल्ट्स वगैरह हैं, जैसे कि 1857 का रिवोल्ट है, कौन कहाँ से पार्टिसिपेट किया। तो इसके अलावा जैसे एजुकेशन है, प्रेस है, मैगजीन्स हैं, जो जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, तो इनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ये जो मेजर चैप्टर्स हैं इनको आप पढ़ेंगे। हम लोग एक पीडीएफ बना करके और इसको डाल भी देंगे, ठीक है, कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को फॉलो करना है, बट लार्जली आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। नाउ जनरल ज्योग्राफी है, बिहार का ज्योग्राफिकल डिवीजन। देखो बिहार का जो ज्योग्राफी है ये तो आपको हमने जितना करा दिया है मोर देन एनफ है, आप इसी को कर लो। और अगर आपको फिर भी कोई बुक पढ़नी है तो आप क्राउन को रेफर कर सकते हैं, या फिर आप केबीसी को भी रेफर कर सकते हैं। अगर आपको जनरल ज्योग्राफी पढ़ना है तो इसके लिए जो 11th एंड 12th की एनसीईआरटी है आप इसको पढ़ो, इससे ज़्यादा आपकी स्कोप नहीं बनते हैं। और एक मैपिंग के लिए आप
थोड़ा सा एटलस देख सकते हैं, ठीक है, ये जरूरी है। नाउ जो इंडियन इकॉनमी है, इंडियन इकॉनमी के लिए बहुत कोई अच्छा सोर्स मुझे दिखता नहीं है, बट इसमें आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि जो इको सर्वे है इंडिया का और बिहार का और बजट है, आप इसके फैक्ट्स को देख लोगे तो कुछ सवाल यहाँ से बन जाएंगे। और चैप्टर वाइज हमने बहुत ही क्रिस्प करा रखा है, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। तो और या फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर्स को पढ़ना चाहें तो जैसे कि चैप्टर हो जाता है इन्फ्लेशन हो गया, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, या एक्सटर्नल सेक्टर है, इन्हीं से सवाल बनते हैं, इससे ज़्यादा सवाल बनते नहीं। और कुछ इंडिसेस वगैरह जैसे मान लीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह है, तो इसको अगर इकॉनमी का पार्ट जोड़ना चाहें तो इसमें जोड़ सकते हैं। ये पोर्शन हम आपको सेपरेटली कराएंगे कि मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सिलेबस में अपने लिखा हुआ है। चूंकि हम लोग सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं कि बिहार में किस तरह के बदलाव हुए हैं इकोनॉमी में अपने, इसको हम लोग सेपरेटली पीडीएफ और वीडियो में, एक ही वीडियो में इसको खत्म कर देंगे। इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल और बिहार का कंट्रीब्यूशन, अगेन ये स्पेक्ट्रम से ही जब आप पढ़ेंगे तो यहीं से ये खत्म हो जाएगा। और बिहार का तो हमने यूट्यूब पे इसको अपलोड भी किया है, तो आप यहीं से बिहार का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, या फिर जो हमने बुक बताया क्राउन और केबीसी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नाउ जो तीसरा अपना पेपर है, अगेन ये 100 मार्क्स का है, जनरल एप्टीट्यूड का। तो इसमें जो हमारे टीचर हैं वो संगम सर, वो क्लास ले रहे हैं, आप उनसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। एनआईटी से उन्होंने एमटेक किया है, एमटेक राउरकेला एनआईटी से, तो आप उनकी क्लासेस को देख सकते हैं। थोड़ी सी उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, दैट इज़ वाई थोड़ा सा इरेगुलरिटी है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई एम रिक्वेस्टिंग हिम कि जल्दी से जल्दी वो रेगुलर हो जाएं इस चीज़ को लेकर के। थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में इशू आ रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, बट दिस वोंट हैपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वी आर ट्राइंग टू करेक्ट दैट। तो इसमें जैसे कि उन्होंने नंबर सिस्टम पे आपको क्लास लिया, देखो इसके लिए ना आप जो RS अग्रवाल सर हैं तो आप उनकी बुक पढ़ सकते हैं। और अगर आपको मैथ्स के लिए, और उसमें आपको करना क्या है, ये एस चांद पब्लिकेशन का है, इसमें आपको करना क्या है ना कि जितने भी चैप्टर्स हैं ना तो उनके जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस है ना उनको कर लीजिएगा, और ये कोशिश कीजिएगा ना कि एक ही सवाल हो बट डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स के सवाल हो। देखो मजा तो आएगा कि आप एक सवाल का टाइप जान गए और उसी टाइप को आप सॉल्व कर रहे हो, नहीं, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल करने, क्योंकि एग्जामिनेशन में कोई भी सवाल आ सकता है। और हम लोग आपको पीडीएफ दे देंगे, उसमें बहुत सारे सवाल होंगे और उनके सॉल्यूशंस होंगे, और हर चैप्टर पे क्लास लगेगा। और चाहे वो नंबर सिस्टम हो, एडिशन ऑफ होल नंबर्स हो, डेसिमल, फ्रैक्शन, संख्याओं के बीच आपस में क्या रिलेशन है, या बेसिक आपको नंबर्स के साथ अगर खेलना है, परसेंटेज निकालना है, रेशियो और प्रोपोर्शन निकालना है, औसत निकालना है, लाभ और हानि है, प्रॉफिट एंड लॉस, और कुछ रीजनिंग के या मैथ्स से थोड़ा, देखो रीजनिंग और मैथ्स का अगर आप सोचोगे कि कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट है तो ऐसा है नहीं। तो जैसे सिमिलर आपको दे दिया जाए, कौन सा सिमिलर है कौन सा डिसिमिलर है, 3 एक तरह के दे दिए जाएंगे, एक अलग होगा। सीक्वेंस में आपको दे दिया जाएगा, जैसे 1 है, 5 है, 11 है, 17 है, इस तरह से, तो आप इसमें कोई 18 है, इसमें कोई आप रिलेशन फाइंड आउट करो, और सीक्वेंस और सीरीज हो जाएगा। आपको कुछ स्पेशल विजुअलाइजेशन करने को दे दिया जाएगा, आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगे नंबर्स के बेसिस पे, एनालिसिस किसी भी तरह का आपको दिया जा सकता है, विजुअल मेमोरी, डिफरेंशिएशन के अलग क्या है आप उसको बताओ, ऑब्जर्व करके कुछ नंबर्स के बीच रिलेशनशिप्स आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, न्यूमेरिकल रीजनिंग नंबर्स के साथ, वर्बल और नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा, आप पढ़े भी होंगे वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, एक में फिगर वगैरह दिखता है, और अरिथमेटिक नंबर सीरीज। कुल मिलाकर बात मैं ये देख रहा था ना कि नंबर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो अगर आप नंबर्स पे महारत हासिल कर लेते हैं कि सीक्वेंस है, सीरीज है, नंबर्स के बीच आपस में इंटर रिलेशनशिप्स क्या है, और नॉन वर्बल भी कि कैसे मूव कर रहा है, कैसे जो फिगर्स है वो कैसे बदल रहे हैं, आप उन चीज़ों को कर लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत फेमस है कि एक कोड दे दिया जाएगा कि अगर इसमें इसको ये कहते हैं तो उसमें इसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड आपने ये रीजनिंग का देखा होगा। तो उसके बाद आपका सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई अदर एग्जामिनेशन नहीं है, और उसके बाद मैं मानकर चलता हूं कि अप्रैल वगैरह तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो अप्रैल तक आप जो है एक अधिकारी बन जाते हैं। तो जनवरी में इसको ख़त्म कीजिए, 71 को साथ साथ चलाइए, बिल्कुल उसको छोड़िए मत, और आप चीज़ों को कर सकते हैं। और ईपीएफओ पे फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो रीजनिंग है, मैथ्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी जिसे कहते हैं रीजनिंग को, या क्वांट है, या आपके जीएस के सिलेबस हैं, बचेगा ही। नवंबर एंड तक ही आप बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन के फेज़ में चले जाओगे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए। तो बुक्स आप देखो, जो एप्टीट्यूड है ना, उसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी बुक आप उठाओ और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, वो आपके हित में है। आप क्वेश्चंस लो और क्वेश्चंस के टाइप्स को प्रैक्टिस करो। और जहाँ तक जीएस का सवाल है, तो जीएस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी और याद करना पड़ेगा। तो एक तरफ आपको समझ विकसित करना पड़ेगा और दूसरी तरफ याद करना पड़ेगा। ये सब भ्रम में मत रहना। अगर कोई कहेगा कि रोट लर्निंग है, ये है, वो है, ये सब मैं कहूँगा कि इन सब बातों में पढ़ करके आप अपना फिर से 1 साल मत गंवाइए। अगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, बट अगर वो है, आपको याद करने को कमी से नहीं कह रहा, तो आपके पास क्या विकल्प है। हो सकता है कि मान लो आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पसंद नहीं हो, आपको मन नहीं लगता है इस विषय में, लेकिन अगर सिलेबस का पार्ट है तो आप क्या करोगे? ये बोलोगे कि ये लॉजिक दोगे आप कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, इसको करके हम क्या करेंगे, या जो भी अगर आपके दिमाग में इरेशनल या रैशनल जो भी थॉट्स आते हैं, आपके पास विकल्प नहीं है। टीना का कॉन्सेप्ट है ना, देयर इज नो अल्टरनेटिव, तो आप इस पे जाओगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली वी हैव डिस्कस्ड द इंटायर सिलेबस, द इंटायर पैटर्न ऑफ AEDO, and I hope कि you will work on each of these sections। और personally I feel कि if you are consistent, if you are disciplined, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक एक चैप्टर पे काम कीजिए, रोज का अपना रूटीन बनाइए। रोज यू शुड फील कि मैंने इतना कर लिया है, नाउ आई एम फार अहेड दैन यस्टरडे या दैन 7 days अगो। मैं यहाँ पे था, अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। इस तरह की फीलिंग आनी चाहिए और रोज एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए अंदर से कि मैंने इतना कर लिया है। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद चाहे वो हम लोग जो है आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराएंगे, तो क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डिफरेंट क्वेश्चंस देंगे, 50 क्वेश्चन का देंगे, 30 क्वेश्चन का देंगे, 100 क्वेश्चन का देंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे, मतलब कई सेट में क्वेश्चंस देंगे। आप उसको जितना प्रैक्टिस कर सकते हो आप प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।